हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल आप सभी का। होप आप सब बहुत बढ़िया हैं और स्टडी भी आपकी बहुत बढ़िया चल रही है। क्लास एंजॉय कर रहे हैं आप सब लोग। तो हम कर रहे हैं अपना लॉ सब्जेक्ट, लॉ का पेपर कवर, ठीक है। और जिसके अंदर कि हम पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। अब उसमें हमने क्या किया लास्ट क्लास के अंदर, उसको थोड़ा सा अपने क्विक रिवीजन उसकी ले लेते हैं। हमने देखा व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। चलिए जल्दी से बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी हुई है? तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मेरे साथ बोलिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन H में दी हुई है। क्या डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट की? एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ठीक है। इसमें दो टर्म्स हमारे पास आती हैं, एक आता है एग्रीमेंट और दूसरा आता है एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। एग्रीमेंट की डेफिनेशन हमें कौन से सेक्शन में मिलती है? सेक्शन 2 सबसेक्शन E। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। हमें क्या चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो है म्यूचुअल कंसिडरेशन की बात की जाती है, और कोई भी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस को हम क्या कहते हैं, जिसके अंदर की म्यूचुअल कंसिडरेशन इंक्लूड होता है, उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें प्रॉमिस की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में मिलती है? क्योंकि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस क्या कहलाता है? एग्रीमेंट। तो हमें प्रॉमिस के बारे में भी पता होना चाहिए कि प्रॉमिस क्या होता है। तो प्रॉमिस क्या होता है कि जिस भी पर्सन को ऑफर दिया जाता है, अगर वो पर्सन उस ऑफर के रिलेटेड अपनी एसेंट शो कर देता है और उसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो एक्सेप्टेड प्रपोजल क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है। प्रॉमिस से दो टर्म्स निकल करके आती हैं, प्रोमिसोर और प्रोमिसी। तो प्रोमिसोर और प्रोमिसी की डेफिनेशन हमें कौन से सेक्शन में मिलती है? सेक्शन 2 सबसेक्शन C, ठीक है। अब इसके बाद एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या होता है? कोई ऐसा एग्रीमेंट जिस पर कि लॉ एनफोर्सिबल हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। हमने देखा कि एग्रीमेंट के हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक सोशल एग्रीमेंट है और दूसरा लीगल एग्रीमेंट है। सोशल एग्रीमेंट कौन सा होता है? जो कि हम जनरल लाइफ में अपने किसी भी फैमिली मेम्बर से करते हैं, अपने किसी दोस्त से करते हैं, या एग्जाम्पल हम कहें, एक हस्बैंड अपनी वाइफ से प्रॉमिस करता है कि वो उसे एनिवर्सरी पर नेकलेस ला करके देगा। अगर वो इस चीज़ में एबल नहीं हो पाता है नेकलेस लाने में, तो वाइफ को कोई वहाँ पर राइट नहीं है कि वो उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सके, क्योंकि वहाँ पर कोई भी लीगल इंटेंशन नहीं था उनका किसी भी तरह का एग्रीमेंट को क्रिएट करने का। और अगर वहीं पर कोई एग्रीमेंट लीगल इंटेंशन के साथ क्रिएट किया जाता है और उस पर लॉ एनफोर्स किया जाता है, तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। जैसा हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखा था, एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था कि A एग्रीज विद B टू सेल कार फॉर ₹2 लाख टू B। मतलब A ने एक ऑफर दिया B को कि वो उसको उसकी कार 2 लाख रुपए में देगा। Here A is under an obligation to give car to B, ठीक है। यहाँ पर जो लीगल एग्रीमेंट होता है, लीगल एग्रीमेंट क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट। और वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्रिएट होते हैं? ऑब्लिगेशन और राइट्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ से ऑफर होगा, दोनों तरफ से एक्सेप्टेंस होगी, दोनों तरफ से ही ऑब्लिगेशन क्रिएट होंगे और दोनों तरफ ही कोई ना कोई राइट भी क्रिएट होगा। तो यहाँ पर उसने कहा हियर A इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू गिव कार टू B एंड B हैज़ द राइट टू रिसीव द कार ऑन पेमेंट ऑफ ₹2 लाख। तो यहाँ पर B के पास राइट है कि वो कार को रिसीव कर सकता है, कितने रुपए की पेमेंट करके? 2 लाख की। एंड ऑल्सो B इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे ₹2 लाख टू A। और यहाँ पर B का भी एक ऑब्लिगेशन आ जाता है कि वो A को 2 लाख रुपीज़ देगा, और A को राइट मिल जाता है कि वो 2 लाख रुपीज़ रिसीव करेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए पूरा कंक्लूजन उसने निकाल करके हमें दिया है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने का पूरा प्रोसेस है कि सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले प्रपोजल या ऑफर होगा। प्रपोजल या ऑफर के बाद क्या होना जरूरी है? एक्सेप्टेंस। और फिर उसके बाद जो एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो ऑफर प्लस प्रपोजल, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलकर के क्या बन जाता है?
ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलकर के क्या बन जाता है, प्रॉमिस। और हमारे एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस आर कॉल्ड एग्रीमेंट। तो वो एक्सेप्टेड प्रपोजल क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। थर्ड स्टेप पर एग्रीमेंट क्रिएट हुआ, जब उस एग्रीमेंट पर लीगली एनफोर्सिबिलिटी लग गई तो वो लास्ट में जाकर के क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, चलिए आगे बात की जाए। फिर हमने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस को देखा था। एग्रीमेंट का मीनिंग एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एग्रीमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो एनफोर्सिबल बाय लॉ हो, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। स्कोप क्या है एग्रीमेंट का, एग्रीमेंट जो है वो एक वाइडर टर्म है। एग्रीमेंट के अंदर लीगल और सोशल दोनों एग्रीमेंट आते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैसा एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो ओनली लीगल एग्रीमेंट होता है, उसके अंदर सोशल एग्रीमेंट इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए उसको नैरो सेंस में काउंट किया जाता है। थर्ड था लीगल ऑब्लिगेशन, जो कि हमने ऊपर पढ़ा कि एग्रीमेंट के अंदर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन या दोनों पार्टीज के बीच कोई भी राइट्स क्रिएट नहीं होते हैं, लेकिन वहीं पर कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन भी क्रिएट होता है और दोनों पार्टीज के एक दूसरे के लिए राइट्स भी क्रिएट होते हैं। ठीक है, और लास्ट में नेचर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, ये पॉइंट अगर आप समझ गए तो आप सारे डिफरेंसेस को जो कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच आते हैं उन सबको समझ जाएंगे। ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, कि सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, लेकिन सभी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं। ऐसा कैसे सर, हमने बात की थी कि कोई भी एग्रीमेंट जो है वो दो टाइप में डिवाइड होता है, लीगल एंड सोशल। तो जो सोशल एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या जरूरी होता है, एग्रीमेंट का बनना जरूरी होता है। जब एग्रीमेंट लीगल फॉर्म के अंदर चला जाता है तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात कर रहे थे एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कौन कौन से एसेंशियल्स होते हैं। तो हमने दो तरह से इसको पढ़ा था, एक तो हमें जो सेक्शन 10 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 10 में हमें दिए गए हैं, और एक जो सेक्शन 10 के अलावा और कंसीडर्ड किए जाते हैं अदर एसेंशियल्स, उन पर भी हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये टोटल यहाँ पर आपको ये टिप्स पर होने चाहिए। एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या है ये, मेरे साथ साथ बोलिएगा। सबसे पहले सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या होना जरूरी है, एक एग्रीमेंट का होना जरूरी है। उस एग्रीमेंट के अंदर क्या होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज होनी चाहिए, लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड होना चाहिए। इन सब के बारे में हम पॉइंट वाइज पॉइंट हम बात करेंगे, सभी का डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि और विद एग्जांपल्स इनको हम समझेंगे। और वहीं पर जो सेक्शन 10 के अलावा और कंसीडर्ड किए गए हैं एसेंशियल, वो कौन कौन से हैं। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कितनी पार्टीज का होना जरूरी है, ऑब्वियसली एक सिंगल पर्सन कभी भी कॉन्ट्रैक्ट खुद से नहीं कर सकता है, वो किसी अदर पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो 2 पार्टीज का होना जरूरी है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, और उन 2 पार्टीज के बीच क्या इंटेंशन होनी चाहिए, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन होनी चाहिए। फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी चाहिए। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो सर्टेन होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का कुछ वेग नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं क्लियर कट, सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, उसको परफॉर्म किए जाने लायक होना चाहिए, वो पॉसिबल होना चाहिए कि वो परफॉर्म किया जा सके। अगर कोई पर्सन कहे कि तुम मेरे लिए ये करो, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ करके लाऊंगा, तो इट्स नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ऑलराइट, चलिए हम पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे नॉट गिवन बाय सेक्शन 10 बट ऑल्सो कंसिडर्ड एसेंशियल। ठीक है, जो एसेंशियल क्या नहीं दिए गए हैं, सेक्शन 10 में नहीं दिए गए हैं, सबसे पहले हम उन एसेंशियल को डिस्कस करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने 2 पार्टीज के बारे में पढ़ा था। तो
इसके अंदर देखिए, वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ, कि कोई भी एक सिंगल पर्सन खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। एक कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 पार्टीज। एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कितनी पार्टीज की जरूरत है? एटलीस्ट 2 पार्टीज। देयर कैन बी मोर देन 2 पार्टीज बट एटलीस्ट 2 पार्टीज इज आर मस्ट। वन पार्टी मेकिंग द ऑफर, एक पार्टी क्या करती है, जब आप पॉइंट पढ़ते हैं तो आप अपने जो पीछे आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जो प्रोसेस पढ़ी है उसको रिवाइज करते हुए चला करिए, ठीक है, क्योंकि उससे आपको हेल्प होगी कि आपको टर्म्स जो हैं वो माइंड में बैठाने में हेल्प होगी, आप अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए वही बात आ रही है कि वन पार्टी मेकिंग द ऑफर, वन पार्टी मेकिंग द ऑफर, सबसे पहले यहाँ ये अंडरलाइन करिए, और द अदर पार्टी एक्सेप्टिंग इट, सेकेंड स्टेप हुआ एक्सेप्ट किया गया। अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी मेड बाय नेचुरल पर्सन्स एंड बाय अदर पर्सन्स। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कौन से पर्सन्स बनाएंगे? नेचुरल पर्सन्स बनाएंगे, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हुए। बट अदर पर्सन्स, अब अदर पर्सन्स की कैटेगरी में कौन से आते हैं? जो लीगल एग्जिस्टेंस रखते हैं, लाइक कंपनीज, यूनिवर्सिटीज़, जिनको की लीगली जिनको एग्जिस्टेंस दी गई हो और उनकी खुद की वो खुद एंटिटी हो, अपनी एग्जिस्टेंस रखते हो, वो क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हमने ये एग्जाम्पल देखा था कि पार्टीज दोनों क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ था, एक केस दिया हुआ था कि इन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल व्हेन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप, जब उनकी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो रहा था। तो स्टूडेंट्स देखिए, वो दोनों पार्टनर्स हैं, वो दोनों पार्टीज नहीं हैं जो आपस में किसी तरह का कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब उनकी ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है? द एसेट्स ऑफ द फर्म वर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। यहाँ पर कोई भी सेल एंड बाय नहीं हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर डिवाइडेशन हो रहा है एसेट्स का, ठीक है। द सेल्स टैक्स ऑफिसर वांटेड टू टैक्स दिस ट्रांजैक्शन। तो क्या सेल्स टैक्स ऑफिसर को ये ट्रांजैक्शन टैक्स करना चाहिए? हम कौन से ट्रांजैक्शन टैक्स करते हैं स्टूडेंट्स? जिसके अंदर कुछ सेल हो और कुछ बाय किया जा रहा हो, ठीक है, पर्टिकुलरली। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, सेलिंग एंड बाइंग नहीं हो रही है। तो इट वॉज हेल्ड दैट इट वॉज नॉट अ सेल, तो ये माना गया कि ये सेल नहीं है। The partners being joint owner of those assets cannot be both buyer and seller। तो वो दोनों जो पार्टनर्स थे वो आपस में क्या नहीं बन सकते हैं? बायर एंड सेलर नहीं बन सकते हैं। Alright, so focus on next point because this point we discussed in our last class. So our today's new point is पार्टीज मस्ट बी इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। जो पार्टीज होती हैं जिनके बीच कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा होता है, उनके बीच क्या क्रिएट होता है? लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट होती हैं, ठीक है। ऑब्वियसली हमने पॉइंट पढ़ा कि अगर ए बी को अपनी कार सेल कर रहा है तो वहाँ पर ए की ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई। जब बी वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा तो ए का ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है कि वो अब बी को कार देगा, और बी को वहाँ पर एक राइट मिल जाता है कि वो कार को रिसीव कर सकता है। लेकिन वहीं पर जब बी उस कार के बदले में ए को कुछ दे रहा है तो वहाँ पर बी का ऑब्लिगेशन हो जाता है कि वो जितना भी अमाउंट कार के बदले में ए को पे कर रहा है वो उसे पे करना पड़ेगा। वहाँ पर बी का ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है और ए का राइट क्रिएट हो जाता है कि वो उस अमाउंट को रिसीव कर सकता है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है हमें? देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। उनके बीच क्या होनी चाहिए? लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन होनी चाहिए। इसको हम एक अलग एग्जांपल से समझ करके देखते हैं। जैसा स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, हमने ये बात कही कि जैसा कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को अपनी शादी का न्योता दिया, उसने अच्छे से कार्ड छपवा लिया और कार्ड प्रिंट होने के बाद बहुत बढ़िया से उसने अपना नाम लिखवाया, कहाँ फंक्शन है, क्या वेन्यू है, क्या टाइमिंग है, बहुत बढ़िया से उसने उसको डिज़ाइन किया और वो खुशी खुशी अपने दोस्त को वो इनविटेशन देने गया। उसने उसके पूरे फैमिली मेम्बर्स को इनवाइट किया, उसके हाथ में
इनविटेशन कार्ड पकड़ाया और उसको कहा कि तुझे ज़रूर आना है। ठीक है, यहाँ पर उनके बीच क्या हो गया, और बी ने इनवाइट किया ए को, ए ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है मैं आऊँगा। अब यहाँ पर उनके बीच एक एग्रीमेंट क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल, बी ने ऑफर दिया, उसकी शादी में आने का इनविटेशन दिया, ठीक है, और ए ने उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया। लेकिन अगर किसी वजह से ए उसकी शादी में नहीं जा पाता है तो क्या बी को वहाँ राइट क्रिएट हो जाता है कि वो ए के अगेंस्ट केस फाइल कर सके कि मैंने तो अच्छे से कार्ड छपवाया था, प्रिंट करवाया था और इसके घर दे करके आया था, लेकिन मेरे इतने इनविटेशन के बाद भी ए मैरिज में नहीं आया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकता बी। क्यों नहीं कर सकता ऐसा? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी लीगल इंटेंशन नहीं थी उनके इस एग्रीमेंट के ऊपर। यहाँ पर एग्रीमेंट का जो फॉर्म था वो सोशल एग्रीमेंट था, नॉट लीगल एग्रीमेंट। तो इसलिए अगर कोई भी राइट या ऑब्लिगेशन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में क्रिएट करने होते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होना जरूरी है? लीगल होना जरूरी है, एनफोर्सेबल बाय लॉ होना जरूरी है। तो देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम, सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स। देखिए यहाँ पर वो बात आ भी गई, सोशल एंड डोमेस्टिक टाइप ऑफ, सोशल एंड डोमेस्टिक टाइप ऑफ। ठीक है स्टूडेंट्स, सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ एंड हेंस दे डू नॉट रिजल्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखें। ए हस्बैंड एग्रीड टू पे टू हिज वाइफ certain amount as maintenance every month while he was abroad, कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कहा, उससे सहमत हुआ कि वो हर मंथ उसको एक मेंटेनेंस अमाउंट भेजेगा और वो कहाँ पर था? अब्रॉड। हस्बैंड फेल्ड टू पे द प्रोमिस्ड अमाउंट, और हस्बैंड क्या नहीं भेज पाया? जितना अमाउंट उसने प्रॉमिस किया था, एग्री किया था, वो जितना अमाउंट भेजने पर वो उतना अमाउंट भेज नहीं पाया। वाइफ स्यूड हिम फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट, और वाइफ ने उस पर क्या कर दिया? उसको स्यू कर दिया कि वो जो भी अमाउंट उसने बोला था वो रिकवर कर सके। हेयर इन दिस केस वाइफ कुड नॉट रिकवर, लेकिन इस केस में वाइफ वो अमाउंट रिकवर नहीं कर सकती है एज इट वॉज अ सोशल एग्रीमेंट, क्योंकि ये किस तरह का एग्रीमेंट है? सोशल एग्रीमेंट है, एंड द पार्टीज डिड नॉट इंटेंड टू क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशंस या लीगल रिलेशंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक केस दिया हुआ है, आप इस केस को सर्च करेंगे कि बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर केस क्या है। यहाँ पर हमने पॉइंट डिस्कस किया। ठीक है, चलिए आगे हम देखें। अगला पॉइंट है अदर फॉर्मेलिटीज टू बी complied, other formalities to be complied with in certain cases, कि जो हमारी अदर फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी क्या होनी चाहिए? पूरी की जानी चाहिए। सर अदर फॉर्मेलिटीज़ में क्या आता है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट अगर हमें करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? साथ साथ में आप पॉइंट्स नोट करते जाइए। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिटन फॉर्म के अंदर होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट अदर फॉर्मेलिटीज़ में जो आता है उसका वो किस पर होना चाहिए? किसी बॉन्ड पर होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? स्टैम्प्ड होना उसका ज़रूरी है। ठीक है, और साइंड होना ज़रूरी है। तो ये सभी जो हैं अदर फॉर्मेलिटीज़ के अंदर आती हैं। ये सब चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होना ज़रूरी है। देखें क्या कह रहा है हमारा पॉइंट। इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स, in case of certain contracts the contracts must be in writing। कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट वैलिड एक्सेप्ट एज रिटन कॉन्ट्रैक्ट, कि जो इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जब तक वो लिखा ना जाए वो वैलिड नहीं माना जाता है। फर्दर, इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द लॉज, कैसा होना चाहिए? क्या बोला हमने? कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टैम्प्ड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बॉन्ड पर होना चाहिए। तो
यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द लॉज विच इज इन फोर्स एट द टाइम इज एसेंशियल फॉर इट टू बी वैलिड। एग्जाम्पल इन द केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जिसे हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह उठा करके नहीं ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका घर, अगर आप किसी के साथ हाउस के रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या आप कहीं पर किसी से कोई घर खरीदते हैं, तो आपने जस्ट बोल करके कह दिया और उसको अमाउंट दे दिया कि हाँ जी ठीक है हमने आपको अमाउंट पे कर दिया, अब ये घर हमारा हुआ। आपने किसी तरह की कोई लीगल फॉर्मेलिटी उसके अंदर नहीं की, और उसके बाद क्या प्रूफ है कि आप वो घर आपका हो गया? आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, ना कोई रिटर्न प्रूफ है आपके पास, ना आपने कुछ वहाँ पर साइन किया, ना कोई स्टैंप लगी, किसी को कुछ नहीं पता कि वो घर आपने खरीदा है और आप अमाउंट पे कर चुके हैं। और एट द एंड वो पर्सन अपनी बात से हट जाता है कि मैं अब ये घर तुम्हें नहीं दूंगा, तो आप किस राइट से उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट में? आप अब नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि आपने वो घर खरीदा था, क्योंकि ऐसा कुछ भी लीगल इंटेंशन क्रिएट ही नहीं हुई, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं हुई। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या जरूरी होता है? लीगल फॉर्मेलिटीज का पूरा होना जरूरी होता है। ठीक है, अच्छे से आपको बात समझ में आ गई है होपफुली। चलिए आगे अगले पॉइंट पर हम बात करें। नेक्स्ट पॉइंट है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, ठीक है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग हमें क्या बताता है स्टूडेंट्स, कि मान लीजिए कि मैं किसी से ऑयल खरीदने जाता हूँ और मैंने उस पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे तुमसे ऑयल खरीदना है, लेकिन मैंने वहाँ पर ना कोई रेट के बारे में बात की, ना अमाउंट के बारे में बात की कि मुझे कितना ऑयल चाहिए या कितने अमाउंट में चाहिए। अमाउंट के रिलेटेड कोई बात नहीं हुई, रेट के रिलेटेड कोई बात नहीं हुई। वहाँ पर यहाँ तक भी क्लियर नहीं किया गया कि मुझे कौन सा ऑयल चाहिए, हेयर ऑयल चाहिए, क्रूड ऑयल चाहिए, या कौन सा ऑयल चाहिए, किस तरह का ऑयल चाहिए। वहाँ पर वो टाइप भी मेंशन नहीं किया गया। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट किसी तरह की कुछ सर्टेनिटी रखता है? क्योंकि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो हो जाता है कैसा हो जाता है, क्लियर ही नहीं हो पाया कि किस बारे में कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। ऑयल के तो बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत प्राइसेस डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, अमाउंट कितना चाहिए कुछ भी क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स, तो उसको सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आ रही थी ऊपर बार बार, कौन से वाली? सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स। तो वो इसी चीज़ से रिलेटेड है कि जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन होता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी फैक्ट्स हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए। इसके अंदर देखें, द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग और इनडेफिनिट। जो एग्रीमेंट है वो कैसा होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए और अस्पष्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, वेग और इनडेफिनिट। फॉर एग्जाम्पल, A agrees to sell to B 100 tons of oil. There is nothing certain in order to show what kind of oil was intended for. Alright, पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए सर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, क्या कहना चाहता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस? अब देखिए मेरे एग्जाम्पल पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा, फोकस करके बात को सुनिए कि एक मतलब मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ हैं, और वाइफ ने हस्बैंड को पूछा कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हस्बैंड ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ करके ला सकता हूँ। ठीक है, तो क्या ये चीज़ करनी पॉसिबल है? बताइए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर ये एग्जाम्पल किससे रिलेटेड हो गया? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है। बिल्कुल इजी एग्जाम्पल से हमने बात क्लियर करने की कोशिश की है कि कॉन्ट्रैक्ट हम इस दुनिया में रह करके करेंगे और वो सिचुएशंस क्रिएट होती हैं वहाँ पर। जैसा कि मान लीजिए ए की शादी है और ए ने एक कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे अपनी मैरिज में एक सेलिब्रिटी को बुलाना है, और इनवाइट भी कर लिया गया सेलिब्रिटी। ठीक है, और वहाँ पर
ओके, ये एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल हो गया जो मैं आपको देने जा रहा था। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसा उसने एग्जाम्पल में कहा है यहाँ पर कि ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। बिल्कुल ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि ए ने बी से एग्री किया कि वो क्या करेगा, एक खजाना ढूंढेगा, बट कैसे ढूंढेगा, मैजिक से। कैसे ढूंढेगा, मैजिक से। क्या ये पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है? क्या इन दोनों के बीच वो एग्रीमेंट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का होना जरूरी है, ठीक है। द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। जो टर्म्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, कैपेबल होनी चाहिए कि कुछ आप ऐसा करें जो कि करना पॉसिबल हो। इम्पॉसिबल थिंग्स पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एन एग्रीमेंट टू डू और एन एक्ट इम्पॉसिबल इटसेल्फ कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। अब आप जब अपना आंसर करें, अगर आपको क्वेश्चन आता है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो आप ध्यान रखिए कि आप जितना अच्छा फॉर्मेट कर सकें उस आंसर को उतना कोशिश करें। आप अपने आंसर को सबसे पहले पॉइंट्स में कन्वर्ट करके लिखें, या आप इस तरह से भी उस आंसर को फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर हमें बुक के अंदर दिखाया गया है, यहाँ पर सामने कि पूरे पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। और अगर आप इस तरह से पॉइंट मेंशन करके करते हैं तो एग्जामिनर को हेल्प रहती है, इजी रहता है कि उसे पॉइंट्स इजीली पता लग जाता है और स्टूडेंट की नॉलेज का उसको कंफर्म हो जाता है कि हाँ स्टूडेंट को नॉलेज है, और आप मार्क्स अच्छे से गेन कर पाते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 10 में कौन कौन से एसेंशियल की बात की गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए होते हैं। तो सबसे पहला जो है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन एग्रीमेंट, ठीक है। मतलब वो क्या कहना चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या होना जरूरी है, सबसे पहले ऑफर और उसके बाद एक्सेप्टेंस। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल जाते हैं तो क्या बनता है, प्रॉमिस। और वो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस क्या बनता है, एग्रीमेंट। तो सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है, ठीक है। एन एग्रीमेंट इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये एक एग्रीमेंट जो है वो क्या है, किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है। और एग्रीमेंट की डेफिनेशन हमें कौन से सेक्शन में मिलती है स्टूडेंट्स, सेक्शन 2 सबसेक्शन ई। सेक्शंस को बहुत अच्छे से याद रखिए, क्योंकि अगर आप अपना आंसर लिखते वक्त सेक्शन को डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर बहुत ही बढ़िया रहता है, आपकी नॉलेज बहुत अच्छे से शो होती है। तो आप कुछ भी लिखें, कोई भी बात आप बताएं, ऑफर के बारे में बताएं, आप एक्सेप्टेंस के बारे में बताएं, एग्रीमेंट की बात करें या कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, तो वहाँ पर उसका सेक्शन जरूर डिफाइन करें कि हाँ कौन से सेक्शन में ये दिया गया है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन ई ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और जहाँ भी आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करेंगे आप उसका ईयर कभी नहीं छोड़ेंगे, पूरा का पूरा लिखेंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिख करके आ जाते हैं, नहीं, हमें उसको पूरा वहाँ पर मेंशन करना है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब यहाँ पर देखिए दोबारा, जब वो एग्रीमेंट की एसेंशियल बता रहा है एग्रीमेंट को, तो वहाँ पर फिर से वो एग्रीमेंट की डेफिनेशन को लिख रहा है, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। बार बार एक बात कर रहे हैं, एग्रीमेंट की डेफिनेशन कितनी बार आई हमारे सामने, और हर बार हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये क्या करते हैं, म्यूचुअल कंसीडरेशन क्रिएट करता है एग्रीमेंट, ठीक है, दोनों तरफ से कंसीडरेशन होता है। एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। हमें एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन दी गई है, प्रॉमिस की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में, ठीक है। और जब भी कोई ऑफर या प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक इक्वेशन बना करके लिख सकते हैं, एग्रीमेंट को हम क्या कह सकते हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और
ये क्या बनेगा, इसको हम ब्रैकेट में प्रॉमिस लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और प्रॉमिस बनेगा तो फिर ये इक्वल में क्या आएगा, ये क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। या हम सिंपल लैंग्वेज में ये कहें तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिल करके क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। और जब वो एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्री कंसेंट होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, फ्री कंसेंट होना जरूरी है। अब मान लीजिए कि कोई पर्सन ए है और कोई पर्सन बी है, ठीक है। अब ए बी के घर आया और उसने क्या किया कि बी की कनपट्टी पे पिस्टल रख दी और उसको कहा कि तुम ये जो घर है तुम्हारा वो मेरे नाम कर दो, ठीक है। और बी ने डर के कारण क्या किया, उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए और एग्रीमेंट पर साइन कर दिया और उससे क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो अब आप बताइए कि जब ए ने बी को अपना घर बेचा, उस एग्रीमेंट पर उसने साइन किया, क्या उसकी विल से ये हुआ या फोर्सफुली उससे करवाया गया? बिल्कुल फोर्सफुली उससे करवाया गया, मतलब ए की फ्री कंसेंट वहां पर नहीं थी, ठीक है। तो इसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होना जरूरी है, दोनों ही पार्टीज की तरफ से फ्री कंसेंट होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, दोनों ही पार्टीज की तरफ से। ऐसा नहीं कि एक पार्टी की फ्री कंसेंट है दूसरी को फोर्सफुली मनाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों ही पार्टीज की फ्री कंसेंट होना जरूरी है। चलिए, जैसे हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं फिर हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल पढ़ करके पॉइंट्स हमें अच्छे से समझ में आएगा। ए थ्रेटन टू शूट बी इफ ही डज नॉट लैंड हिम 2000, कि ए जो है वो बी को धमकी देता है कि वो उसको शूट कर देगा अगर वो उसे 2000 रुपये उधार नहीं देता। एंड बी एग्री टू इट, हियर द एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू अंडर कोर्शन। यहाँ पर जो एग्रीमेंट हुआ है वो किसके अंडर हुआ है, कोर्शन के अंडर हुआ है, ठीक है। मतलब उसको फोर्स किया गया ये करने के लिए। एंड हैंस वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी, और यहाँ पर ये वॉइडेबल हो जाता है। सर वॉइडेबल क्या है, वॉइडेबल आगे चल करके हम इसी अपने कंटेंट के अंदर डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर की वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्जीक्यूटरी क्या है, तो उन सब टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अभी करंट का जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, फ्री कंसेंट को लेकर के हम बात कर रहे हैं। तो आप उस पर ध्यान दीजिए अच्छे से कि फ्री कंसेंट पॉइंट के अंदर हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्री कंसेंट में क्या है, 2 और more persons are said to consent when they agree upon the same thing। क्या, जब वो सेम थिंग पर एग्री करें। किस पर, ऐसा नहीं कि अब मान लीजिए कि यहाँ पर फ्री कंसेंट का एक और एग्जांपल हो सकता है कि ए और बी के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, लेकिन ए ने कौन सी इंटेंशन से एग्रीमेंट किया था कि वो बी को अपनी बाइक बेच रहा है, और बी ने किस इंटेंशन से किया था, उसने ये सोच लिया कि शायद ए मेरे को अपनी कार बेच रहा है। अब ए के माइंड में तो ये था कि वो बाइक बेच रहा है, बी के माइंड में ये था कि वो कार बेच रहा है। तो दोनों क्या नहीं हुए, सेम चीज पर एग्री नहीं किए ना। तो दोनों के दोनों क्या करने चाहिए, सेम चीज पर एग्री करने चाहिए, ठीक है। व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, दोनों का सेंस भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स, मतलब उनकी जो सोच है वो कैसी होनी चाहिए, उनकी जो आइडेंटिटी है वो सेम होनी चाहिए। इन अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स, मतलब जो टर्म ए को समझ में आ रही है एग्रीमेंट के अंदर, वही टर्म किसको समझ में आनी चाहिए, बी को भी समझ में आनी चाहिए। और इसको आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक चीज पर हम फोकस करें, कंसेंसस एड आइटम। ये चीज़ आपने एग्जाम में फ्री कंसेंट को लेकर के जरूर मेंशन करनी, क्योंकि ये लीगल लैंग्वेज है, ये लॉफुल लैंग्वेज है। अगर आप ये वर्ड नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स वहां पर इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये जरूर मेंशन करना है। इसी को लॉ के अंदर कंसेंसस एड आइटम कहते हैं, जो कि फ्री कंसेंट जनरल लैंग्वेज में जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई वर्ड्स हैं, जैसे वॉइड एब इनिशियो है, क्विड प्रो क्यू है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स आपको लॉफुल लैंग्वेज जो है आपको एग्जाम के अंदर अपने लिखनी है जब आप अपना आंसर करें। तो इस चीज़ को आप जरूर अंडरलाइन करके रखें अच्छे से। आपको ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए कि लॉफुल लैंग्वेज में फ्री कंसेंट को हम क्या कहते हैं।
फर्दर सच ए कंसेंट मस्ट बी फ्री, और ये कंसेंट कैसी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। कंसेंट वुड बी कंसिडर्ड एज फ्री कंसेंट इफ इट इज एन एग्रीमेंट इज कोज्ड, ओके, कंसेंट वुड बी कंसिडर्ड एज फ्री कंसेंट इफ इट इज नॉट कोज्ड बाय कोर्शन, जब ये किसी भी शोषण से, कोर्शन बोलते हैं जिसको, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस का एग्जांपल हम क्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर है, कोई गुरु है, और वो अपने डिसाइपल जो है उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस में ले लेता है कि हाँ तुम इस आश्रम को या कुछ भी है उसको इतने रुपीस 10 लाख रुपीस डोनेट करो, क्या करो, 10 लाख रुपीस डोनेट करो। तो वो उससे अपने उसको इन्फ्लुएंस में ले करके उससे ये एग्रीमेंट कर लेता है। ये जो एग्रीमेंट किया गया ये इन्फ्लुएंस के अंदर किया गया, ना कि वहाँ पर जो डिसाइपल था उसकी खुद की कंसेंट थी ये करने की। अब ये जो डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट रखना है या नहीं रखना है, ये डिसाइपल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता है, क्योंकि उसकी फ्री कंसेंट वहाँ पर नहीं है। फ्रॉड से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, एग्रीमेंट किया जाए, तो उसमें भी फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती है। मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, एग्रीमेंट किया जाए, तो उसको भी फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती। इन टर्म्स को हम आगे चल करके अच्छे से पढ़ेंगे कि कॉर्शन क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, फ्रॉड क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है, मिस्टेक क्या है, ठीक है। When consent to an agreement is caused by coercion, undue influence, fraud or misrepresentation, the agreement is a contract voidable। देखो voidable टर्म यहाँ पर फिर से आई है। voidable का मतलब क्या होता है, जब एक पार्टी के पास राइट हो कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता है, ठीक है। एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वॉज सो कॉज, जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है उसके पास ये राइट होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें हम लोग। नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। यहाँ पर क्या बात की जा रही है, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, की जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आ रही हैं, जो पार्टीज एग्रीमेंट कर रही हैं, वो कैपेबल होनी चाहिए। उसके लिए कुछ रूल्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर रखे गए हैं। वो क्या क्या रखे गए हैं, इसके अंदर 3 जो हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटीज आती हैं। एक तो वो पर्सन के पास क्या होनी चाहिए, एज ऑफ मेजॉरिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एज ऑफ मेजॉरिटी होनी चाहिए। और वो किस लॉ के अंडर में होनी चाहिए, वो मेजॉरिटी कौन से लॉ की मेजॉरिटी कंसीडर करेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की, क्योंकि बहुत सारे लॉज हैं जिनकी एज ऑफ मेजॉरिटी का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट हो जाता है। तो हमें यहाँ पर कौन से वाले को कंसीडर करके चलना है, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन किया गया है। वो पर्सन क्या नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या नहीं होना चाहिए, डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, मतलब वो डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए उस लॉ के अंडर में जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये 3 जो पॉइंट हमने पढ़े, इसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशंस आ रही हैं। सबसे पहले हम एज ऑफ मेजॉरिटी की बात करें कि एज ऑफ मेजॉरिटी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमें बता रखा है कि क्वालिफिकेशन ए रेफर्स टू द एज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पर्सन, दैट इज द पर्सन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी ऑफ 18 ईयर्स। वो पर्सन अगर 18 ईयर्स से छोटा है, अगर वो पर्सन 18 ईयर्स से कम है, तो वो क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा माइनर। उसको क्या कहा जाएगा, माइनर कहा जाएगा, ठीक है। द पर्सन शुड नॉट बी माइनर, ठीक है। द पर्सन शुड नॉट बी माइनर। माइनर किसको कहा जाएगा स्टूडेंट्स, जो क्या हो 18 ईयर से कम एज का हो, उसे माइनर कहा जाएगा, ठीक है। पर्सन्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज आर कंसिडर्ड माइनर, देयरफॉर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और वो क्या होते हैं, इनकॉम्पिटेंट होते हैं। अब सबसे बड़ी बात, एक पॉइंट आप ऊपर अंडरलाइन करिएगा, जहां पर कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज हेडिंग दे रखी है, उसके अंदर हमें एक सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन 11, ठीक है। क्या दिया हुआ है, सेक्शन 11। अब आप एक बात देखिएगा, यहां पर एक बात नोट करके रखिए, जो एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हमें कौन से सेक्शन में बताए हुए हैं, ये बताए हुए हैं सेक्शन
10 में। कौन से सेक्शन में बताए हुए हैं? सेक्शन 10 में। और जो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज हैं, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, वो हमें कौन से सेक्शन में बताया हुआ है? सेक्शन 11 में। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 11 में बताया हुआ है। तो ये जो हमारा सेक्शन 10 है और जो सेक्शन 11 है, ठीक है, इन दोनों को आपको मेंशन करना है क्योंकि ये क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 10 में। और कैपेसिटी ऑफ पार्टीज कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 11 में है। ठीक है, अब हमें जो पहली क्वालिफिकेशन है उसको हमने डिस्कस कर लिया है कि जो एज ऑफ मेजॉरिटी की जो हम बात कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए? 18 ईयर्स और मोर देन 18 ईयर्स, तब हम उसको मेजर कहेंगे। अदरवाइज वो पर्सन क्या होगा? माइनर होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें। क्वालिफिकेशन बी क्या होगी? क्वालिफिकेशन बी के अंदर जो बात कही गई है वो साउंड माइंड के बारे में बताया गया है कि हम किनको साउंड माइंड के अंडर रखेंगे। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन बी रिक्वायर्स अ पर्सन टू बी ऑफ साउंड माइंड, कि क्वालिफिकेशन बी के अकॉर्डिंग एक पर्सन को क्या होना जरूरी है? साउंड माइंड होना जरूरी है। ही शुड बी इन हिज सेंसेस, उसके जो सेंसेस हैं वो काम करने चाहिए, सो दैट ही अंडरस्टैंड्स द इम्प्लीकेशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ताकि वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट की इम्प्लीकेशंस को क्या समझ सके एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कब? जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले अंडरलाइन करते हुए चलिए, मेरे साथ साथ अंडरलाइन करते हुए चलिए आप सब, जो जो वर्ड्स आपको कहे जाएंगे कि एक अनसाउंड माइंड पर्सन कौन कौन से हो सकते हैं। एक अनसाउंड माइंड पर्सन कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक क्या होता है स्टूडेंट्स? पागल। पागल पर्सन को हम बोलते हैं ल्यूनेटिक। एंड इडियट, इडियट कौन होता है? जिसको हम कहते हैं ना मोटी बुद्धि का, जिसका माइंड ढंग से काम नहीं करता है, उसे इडियट कहा जाता है। ठीक है, ये भी अनसाउंड माइंड कैटेगरी के अंदर आता है। ड्रंकन, जो कि अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ड्रिंक कर रखी हो, ठीक है, अ ड्रंकन पर्सन। और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम इंटॉक्सिकेंट, अगर वो किसी तरह के किसी भी इंटॉक्सिकेंट के इन्फ्लुएंस के अंदर हो, ठीक है, तब उसको क्या माना जाएगा? अनसाउंड माइंड माना जाएगा। ठीक है, इज सपोज टू बी अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड। ठीक है, इज सपोज टू बी अ पर्सन, इज नॉट सपोज टू बी अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड। ऑलराइट, तो यहां पर आप लोग मेरे साथ एक बार दोबारा दोहराइए कि अनसाउंड माइंड पर्सन कौन सा होता है? अ ल्यूनेटिक पर्सन, एन इडियट, और इन्फ्लुएंस ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट, ड्रंकन पर्सन, इसको क्या कहते हैं हम? अनसाउंड माइंड पर्सन कहते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, आपको पॉइंट यह क्लियर हो गया है? ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा क्वालिफिकेशन सी में क्या दे रखा है? क्वालिफिकेशन सी हमें क्या कहता है? यहाँ पर देखिए ऊपर सबसे पहले क्या बोल रहा है क्वालिफिकेशन सी? इज नॉट अदरवाइज डिसक्वालिफाइड, इज नॉट अदरवाइज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, कि वो लॉ से ही वो डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, शुरू से ही डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। सर ऐसे कौन कौन से पर्सन होंगे? सो स्टूडेंट्स फोकस हियर। Qualification C requires that a person entering into a contract should not be disqualified by his status, कि वो उसकी पोजीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी पोजीशन की वजह से डिसक्वालिफाइड हो जाए। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पर्सन अपनी पोजीशन की वजह से डिसक्वालिफाइड हो जाएगा? In entering into such contracts, such persons are an alien enemy. क्या नहीं होना चाहिए वो पर्सन एलायन एनिमी नहीं होना चाहिए। वो पर्सन क्या नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स? एलायन एनिमी नहीं होना चाहिए। एलायन एनिमी क्या होता है सर? मान लीजिए कि कोई दो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्सन मान लीजिए कि चाइना का है और एक पर्सन इंडिया का है।
तो जब उन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट चल रहा हो उस टाइम पे इंडिया और चाइना के जो सिचुएशन है वो ठीक ना हो, या उस टाइम पे वॉर चल रही हो, तो वो दोनों कंट्रीज आपस में क्या हो गई, अलाइन एनिमी हो गई, ठीक है। और उस टाइम पे उन दो कंट्रीज के पर्सन्स के बीच जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। और क्या नहीं होना चाहिए, वो फॉरेन सॉवरेन्स नहीं होने चाहिए। आपने सुना है जिनको हम एम्बेसडर बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम जिनको कहते हैं वो डिप्लोमेट्स, ठीक है ना, जो हमारे इंडिया के अंदर अदर कंट्रीज़ के जो पर्सन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि यूएसए का कोई पर्सन यहाँ पर वहाँ का एम्बेसडर बना हुआ है, मतलब जिसको हम राजदूत हिंदी में क्या बोलते हैं, राजदूत बोलते हैं, ठीक है। बहुत हर कंट्री का मतलब एक पर्सन हमारे इंडिया के अंदर है, और हमारे इंडिया का कोई ना कोई पर्सन अदर कंट्रीज़ के अंदर है जो कि राजदूत कहलाते हैं, एम्बेसडर कहलाते हैं, ठीक है, जिनको कि डिप्लोमेट्स कहा जाता है। ये किस लिए होते हैं, ताकि जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकें, अगर उनको कोई भी मतलब प्रॉब्लम आ रही है, या जो इंडिया के अंदर उस अदर कंट्री के पीपल जो रह रहे हैं उनको मतलब अच्छी फैसिलिटीज़ मिल सकें, उनके राइट्स को कोई भी मतलब नुकसान ना हो, ठीक है। तो इसलिए वहाँ के जो डिप्लोमेट्स हैं वो इंडिया के अंदर होते हैं। तो जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो एम्बेसडर होते हैं, राजदूत होते हैं, वो इंडिया के अंदर किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लॉफुली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। कन्विक्ट्स क्या होते हैं, कन्विक्ट्स होते हैं जो कि एक तो स्टूडेंट्स होते हैं सिंपल जेल दो टाइप की होती है, एक सेंट्रल जेल होती है और एक सिंपल जनरल जेल होती है। तो जो जनरल जेल के अंदर हो उसको कन्विक्ट नहीं कहा जाता है। जिसको कोर्ट में पेश कर दिया गया है और कोर्ट ने उस पर अपना फैसला सुना दिया है और उसको सेंट्रल जेल में वो यूनिफॉर्म के अंदर जिसको रखा गया है, वो पर्सन कन्विक्ट्स कहलाता है। तो वो पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ये क्वालिफिकेशन का पॉइंट हमने डिस्कस किया है, और हमने यहाँ पर जो है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ को हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है। अब हमारे जो एसेंशियल हैं वो थोड़े और एसेंशियल्स यहाँ पर हमारे बाकी हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। होपफुली आज की क्लास अच्छे से आपको समझ में आई होगी। आपका होमवर्क जो है वो ये है कि जो बचे हुए एसेंशियल्स हैं उनको आप पढ़िए, उनको समझिए, और नेक्स्ट क्लास में मिल करके हम उसको डिस्कस करेंगे, और जो पिछला हुआ उसको रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।